बोलते हैं उसको कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं अपन हो, लेकिन शासन जो होना चाहिए वो सहमति के आधार पे हो, यानी कि इसका नाम है जॉन लॉक। लिबरलिज्म के ऊपर में दोस्तों इनको ना फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है कि सरकार का आधार जो है ये कंसेंट के बेस पे होना चाहिए, न कि मनमानी। लेसर स्फीयर का, जिसके बारे में आप लोग बार बार सुनते हैं कि लेसर स्फीयर क्या है, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने इनविजिबल हैंड का एक कॉन्सेप्ट दिया। इनविजिबल हैंड्स, ये इनविजिबल हैंड्स क्या है, बोला है कि संतुष्ट सुअर होने से असंतुष्ट शुक्राश होना बेहतर है। तो गौर कीजिए, देखिए इन्होंने क्या बोला कि संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है कि असंतुष्ट शुक्राश होना बेहतर है, देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। द रोड टू सफरम, ये बार पूछा गया लेता है कि टॉलरेशन, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे धर्म होता है, विविध धर्मों और उसके जीवन शैली को स्वीकार करना और उनका परस्पर सम्मान करना भी इसी का मूल वैल्यूज है। प्लान इकोनॉमी के बारे में बात करता है, यहाँ पे आपको सोशलिज्म देखने के लिए हमें मिलता है। जब निजी व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है ना, तो बाजार का अदृश्य हाथ स्वतः पूरे समाज के कल्याण कर, ये आपका निमोनिक्स बनता है नियो लिबरलिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो है वो क्या बात कर रहा है यहाँ पे, एडम बर्क ने तर्क दिया है कि उदारवाद जो है अमूर्त अधिकारों के चक्कर में स्थापित परंपराओं संस्थाओं को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम एलिवेट के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के जो हम लोग नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो हमारा जो लिबरलिज्म जो टॉपिक जो है जिसे उदारवाद बोलते हैं उसको कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं। और इस टॉपिक में हमारा ये मास्टर क्लास है, इसके बाद आपको कोई अलग से कोई टॉपिक का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर लिबरलिज्म होता क्या है, यानी उदारवाद है क्या। तो हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा एक टॉपिक जो था वो था आपका लिबर्टी, ठीक है, एक टॉपिक था लिबर्टी, ठीक है। तो लिबर्टी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लिबर्टी वर्क करता है, ठीक है। लिबर्टी, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। हम लोगों ने टॉपिक क्या देखा था दोस्तों कि लिबर्टी देखा था, ठीक है, लिबर्टी। तो आप लोग को लग रहा होगा कि लिबर्टी जैसा ही टॉपिक है क्या ये? अगर लिबर्टी जैसा ही टॉपिक है तो फिर ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जिसे हम लिबरलिज्म बोलते हैं, फिर इसे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है अगर ये लिबर्टी जैसा ही टॉपिक है तो देखिए लिबर्टी और लिबरलिज्म का जो मतलब जो है, दोनों का मतलब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करता है, थोड़ा बहुत एक जैसा ही है। बट लिबर्टी का मतलब दोस्तों होता है वो छोटा इसका पहलू होता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह आपको देखना होता है। लेकिन लिबरलिज्म जो होता है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, देखिए ये लिबरल था, यहाँ पर ISM लग जाता है, यानी कि यहाँ पे वाद हो गया, यानी उदारवाद, यानी कि किसी शब्द का एक बड़ा मीनिंग ब्रॉड सेंस में दिखाने के लिए वहाँ पे ISM लगाया जाता है, यानी लिबरल वहाँ पर ISM लगा देंगे तो हो जाएगा वाद। जैसे कि हम लोग गांधी जी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं गांधी, ठीक है, गांधी पढ़ते हैं, राइट, गांधी पढ़ते हैं तो गांधी में आप देखेंगे कि इनकी जो इंडिविजुअल लेवल, जो पर्सनल लेवल पे जो जानकारी हो तो वो हम ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप गांधी से अगर हम गांधीज़म पढ़ते हैं, यहाँ पे गांधीज़म, तो उसके जो कोर वैल्यूज जो प्रिंसिपल जो है, जो किस तरीके से उनका आइडियोलॉजी था, वो सारी चीज़ क्या है, वो सारी चीज़ आ जाएगी गांधीज़म में। तो यही डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम उसमें ISM लगाते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा उसका वाद हो जाता है और उसका ब्रॉड सेंस होता है। जैसे ब्रिटिश के बारे में हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश के बारे में हम लोग को मतलब ओवरऑल ऊपर जानकारी लेते हैं। लेकिन वहीं में अगर हम ब्रिटिशिज्म पढ़ने लगे यहाँ पर ISM लगा करके, तो इसके जो कोर वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल है, उनसे बारे में जानते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि यहाँ आपके कि लिबरलिज्म क्या है, लिबर्टी क्या है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। बता दें तो आपको ये कंप्लीट क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आज की मास्टर क्लास में देखेंगे इस टॉपिक को आपको मास्टर करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, इसके थिंकर और साथ साथ PIQ के क्या ट्रेंड्स है, साथ ही मैं इसके याद करने के कुछ निमोनिक्स वगैरह भी आपको दूंगा, आप इजीली इसे याद भी कर पाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर लिबरलिज्म है क्या है। तो इसका डिफिनेशन दिया है कि आप देखेंगे कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें सबसे पुरानी गतिशील और प्रभावशाली विचारधारा है। वो किस लिए किस आधार पर ऐसा बात बोला गया वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। अगर यहाँ पर अगर इसके कोर वैल्यूज के बारे में बात करें तो ये बात करें इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी जो होता है उसके ऊपर हम बात करता है। ये अच्छा रहता है, ठीक है, ये अच्छा तो लगता है हमें। तो ये बात करता है इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर में, ओके, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर में बात करता है ये, ठीक है। जहाँ पे कि क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि शासन हो, लेकिन शासन जो होना चाहिए वो सहमति के आधार पे हो, यानी कि
लिमिटेड स्टेट का बेसिस पे ये समर्थन करता है, लिमिटेड स्टेट का रूल्स के समर्थन करता है, यानी कंसर्न के बेस पे यहाँ पे कोई स्टेट हम पे शासन करे, यानी कि अपनी हिसाब से शासन करे, हमारा वहाँ पे सहमति हो उसके हिसाब से काम करता है। उसके बाद इसके कोर फिलोसफी जो है वो है इंडिविजुअल, क्या बात कर रहा है, व्यक्ति जो है साध है और राज साधन है, यानी इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल जो है वही एंड है और स्टेट जो है वो उसका एक मीन्स है, मतलब केवल साधन है। इसका कोर फिलोसफी ये है। और साथ साथ अगर इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सामंतवाद का पूर्ण राजतंत्र के विरुद्ध बौद्धिक क्रांति के रूप में जन्म के रूप में से देखा था लिबरलिज्म को, यहाँ पे एक नकारात्मक सकारात्मक और फिर नव उदारवाद में परिवर्तित हुआ है, क्योंकि इसे इवॉल्व हुआ है कि पहले हम देखेंगे कि सामंतवाद हुआ करता था, उसके बाद में पूर्ण राजतंत्र आया, फिर वहाँ से जो इंटेलेक्चुअल लोग थे अपने अपनी राय रखा, फिर यहाँ पे इस चीज़ का ये एवॉल्व होता जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से इस टॉपिक में हम आज मास्टर करने वाले हैं। राइट, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तो आपको उस टॉपिक में पूरी क्लैरिटी आता है, तब आपको लगता है कि हाँ कहीं मैंने टाइम इन्वेस्ट किया तो वहाँ से मुझे आउटपुट मिला। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट रेडी किया, बहुत मेहनत लगता है, सो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ ओरिजिन्स के बारे में। तो ये इसका वर्ड जो है ओरिजिन कहाँ से होती है, लीवर, जो लैटिन भाषा का वर्ड जो है लीवर, वहाँ से ये शब्द का उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब होता है फ्री मैन, यानी मुक्त या स्वतंत्र व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और इसके पॉलिटिकल यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये सबसे पहले जो है लिबरलेस एक स्पेन में एक पार्टी था, एक दल था, लिबरलेस ने इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले 1812 ईस्वी में स्पेन में। आज इसका फर्स्ट फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं। जॉन लॉक ने सबसे पहले यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर वे में अपना जो थ्योरी दिया था वो जॉन लॉक ने दिया था, और इसीलिए उसे उदारवाद का जनक भी बोला जाता है। राइट, अगर यहाँ पे हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लोबल रेवोल्यूशन जो 1688 में हुआ था, जहाँ पे इंग्लैंड के न्यूक्लियर राजतंत्र का सीमित उसकी संप्रभुता पर कि सबसे पहले उसकी जो सॉवरेनिटी था उसको लिमिट करने का प्रयास किया गया था 1668 में। उसके बाद में 1689 में देखेंगे टू ट्रेटिज जो था, जो जॉन लॉक ने बुक लिखा था, उसमें वहाँ पे नेचुरल राइट के बारे में बात किया। उसके बाद में वेल्थ ऑफ द नेशन, ये एडम स्मिथ का बुक है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद में आता है हायक रॉल्स का जो बुक जो 1944 और 1971 में लिखा गया है, और यहाँ पे सामंतवाद और उदारवाद के बारे में बात करता है, न्यू रिलीजन के बारे में बात करता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू वॉच करेंगे। तो चलिए पहला थिंकर के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है जॉन लॉक। लिबरलिज्म के ऊपर में दोस्तों इनको ना फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है जॉन लॉक को। इनका कोर वैल्यूज क्या है, इन्होंने क्या बात किया, इनका आइडिया ये है कि सरकार का आधार जो है ये कंसर्न के बेस पे होना चाहिए, न कि मनमानी। उनके कंसर्न आप देंगे तभी कोई सरकार बनेगा, तभी सरकार फॉर्म होगा, ना कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न बेस होना चाहिए, सबका राय होना चाहिए। उसके बाद में बात करता है यहाँ पे ये नेचुरल राइट के बारे में बात करता है, जहाँ पे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की राइट्स के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि ये हमारा नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट क्या है, हमारा लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो हमारा नेचुरल राइट है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को जीवन स्वतंत्रता पर भी शामिल किया है। ठीक है, तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को उन्होंने नेचुरल राइट के कैटेगरी में ही डाला है। अगर इनका फेमस बुक के बारे में बात करें तो ये है टू ट्रेसी ऑफ गवर्नमेंट, 1689 में लिखा गया बुक है, जिसमें कि ये पूरे डिटेल में बात करता है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से फॉर्म करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी होना चाहिए और किस तरीके से वर्क करना चाहिए। ये जो बुक जो आपका है टू ट्रेसी ऑफ गवर्नमेंट 1688 में इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, अगर इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पे आप देखने को मिलता है कि अगर इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो इस सीबी मैकफर्सन जो था उन्होंने ये बात बोला कि इनका जो बातें जो है ना ये पॉजिटिव इंडिविजुअल के समर्थक के रूप में इन्हें जाना जाता है। सीबी मैकफर्सन जो है इन्होंने क्रिटिसाइज करता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जहाँ पे कि यहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर खास करके ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं सीबी मैकफर्सन इनको। राइट, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है जॉन लॉक के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने आता है मेजर थिंकर, वो है एडम स्मिथ। दोस्तों इनके बारे में बोला जाता है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लिबरलिज्म इनको बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और ये इकोनॉमिक्स था, फिलोसफर था, स्कॉटिश के रहने वाला था, स्कॉटलैंड का, और ये इकोनॉमिक्स फिलोसफर दोनों था, इसीलिए इसे फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। इनका जो कोर कॉन्सेप्ट जो है लेसर फेयर का, जिसके बारे में आप लोग बार बार सुनते होंगे कि लेसर फेयर क्या है, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने इनविजिबल हैंड का एक कॉन्सेप्ट दिया
इनविजिबल हैंड्स, ये इनविजिबल हैंड्स क्या है कि उन्होंने बोला कि जो मार्केट जो है, जो आपको आप देखेंगे कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होता है, वो एक इनविजिबल हैंड है। अगर वो लोग जो प्राइवेट ओनर्स जो हैं, जिनके फैक्ट्री या जो काम करेंगे, अगर वो लोग अगर सही से काम करते हैं तो उससे ना स्टेट को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, जिससे कि स्टेट जो है वो अपने लोगों को अच्छा उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार ला पाएगा, वो अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगा और बहुत सारे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात बोला था कि लेसर फेयर का मतलब ये बोला था कि जो लोग जो है उनको ना पूरी छूट मिलना चाहिए अपना काम करने के लिए। यहाँ पे प्राइवेट इंटरप्रेन्योर जो है उनको पूरी छूट होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करे, कैसे काम करे। लेसर फेयर के कॉन्सेप्ट में यही बात बोला कि यहाँ पे जो प्राइवेट जो बिजनेस जो है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होगा, उनकी पूरी आज़ादी के बारे में बात करता है। ये बात करता है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनका जो बुक, जो पॉपुलर बुक जो है वो है द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक इनका पॉपुलर बुक है। यहाँ पे उन्होंने एक बात बोला है कि राज्य को उन्होंने केवल 3 कार्य के लिए सौंपा गया है। राज्य को उन्होंने बोला कि तो फिर राज्य का कौन सा काम है। इनके हिसाब से राज्य के जो काम है वो काम है कि वो ना लोग क्या काम करे। उन्होंने लोग को सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण के बारे में बात करता है। यानी कि स्टेट जो है वो केवल अपना 3 काम करे। वो तीनों काम ये है कि वो लोग को सुरक्षा दे, लोगों के साथ न्याय करे और सार्वजनिक निर्माण करे। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि स्टेट को जो ना नाइट वॉचमैन का अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। स्टेट का काम लोग का पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका काम है कि नाइट वॉचमैन की तरह स्टेट को काम करना चाहिए। उसके अप्रोच पे इन्होंने बल दिया कि ऐसे स्टेट को वर्क करना चाहिए। राइट, तो ये है एडम स्मिथ। बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका क्या थॉट्स था, क्या विजन था। राइट, तो यहाँ से आपका क्लैरिटी आया होगा। और भी हम बारे में बात करेंगे आगे चल के। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच करेंगे। अगर पसंद आ रहा होगा, अगर आप समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट में धुआं कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। अगर इनके बारे में बात करें, ये ट्रांजिशनल थिंकर था। ट्रांजिशनल थिंकर्स जहाँ पे कि इन्होंने बात करता है कि नकारात्मक सकारात्मक उदारवाद के बीच में जो कड़ी जो बनता है उसके बारे में बात करता है। और यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट जो है वो है, आपका आप देखेंगे कि हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल इनका कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ये बात करता है कि स्टेट जो है वो किसी की जो इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसमें इंटरफेयर ना करे। लेकिन कोई जो इंडिविजुअल जो है अगर किसी दूसरे के इंडिविजुअल लिबर्टी में अगर इंटरफेयर करता है तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। वहाँ पे इंटरफेयर स्टेट कर सकता है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि हार्म प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। कि इन्होंने बोला कि देखिए, आप जो स्टेट का काम जो मुक्त ये काम है कि वो केवल देखे वो कैसे केयर किया कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, किस तरीके से स्टेट को काम करना चाहिए। मतलब अगर कोई दूसरे आदमी किसी को साथ गलत नहीं करा तो आप स्टेट का काम है कि आप साइड रहिए। ठीक है, जैसे ए है, ए और बी है। ठीक है, ये दोनों अगर इजीली अगर रह रहा है तो इसमें स्टेट का काम है कि आप कुछ इंटरफेयर नहीं करें। लेकिन अगर ए जो है अगर इसका लिबर्टी को हार्म कर रहा है, अगर इसका लिबर्टी को हार्म कर रहा है तो यहाँ पे स्टेट आप बैठे रहेंगे। स्टेट इसके थ्रू जाएगा इसके पास में कि आप ऐसा नहीं काम करें। तो इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट जो था स्टुअर्ट मिल का वो ये था कि इन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया कि अगर जब तक किसी को हार्म नहीं करता है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे और लोग को खुलेआम काम करने दे जो उनका काम करना है। इनका जो फेमस बुक जो है वो है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी 1859 में लिखा गया है। और ये बुक के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है तो ये बुक है जॉन स्टुअर्ट मिल का, और इन्होंने ये हार्म प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, इन्होंने एक इनका कोटेशन बहुत फेमस है जो आपके एग्जाम में पूछता है बार बार। इन्होंने क्या बोला है कि संतुष्ट सुअर होने से असंतुष्ट सुकराट होना बेहतर है। तो गौर कीजिए, देखिए इन्होंने क्या बोला कि संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है कि असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। ये सुकरात कौन है? हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ेंगे, यानी कि हमारा यूनिट 2 जब आएगा तो वहाँ पे हम सुकरात के बारे में अच्छे से जानेंगे। उनको किस तरीके से जहर दे के पिला के मार दिया था लोगों ने। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोला था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। राइट, चलिए अब हम कुछ और भी जो लिबरल्स जो थिंकर्स हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि टी.एच. ग्रीन, इन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में बात करता है, जहाँ पे कि बात ये कर रहा है कि राज का कार्य जो है वो है बाधाओं को बाधित करना। यानी कोई बाधा आता है तो उसको हटाना, यानी कि हिंडरिंग इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, जहाँ पे कि स्वतंत्रता, सकारात्मक
सत्ता का क्षमता है जहाँ पे स्वतंत्र रूप से लोग काम कर सके, उन्होंने ये बात बोला है। कौन? टी एच ग्रीन। यानी कि राज को किसी के काम में बाधा नहीं आना चाहिए, कोई बाधा आता है तो उसको आप हटाइए। उसके बाद में आता है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो है एग्लिटरियन लिबरलिज्म के ऊपर में काम करता है, जहाँ पे वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करता है, यानी कि न्याय का विभेद सिद्धांत, कल्याणकारी राज के आधार पर इन्होंने बात करता है कल्याणकारी राज किस तरीके से होना चाहिए, जॉन रॉल्स। उसी तरीके से है रॉबर्ट नाजिक, ये लिबर्टेरियनिज्म के बारे में बात करता है। ये जो टर्म्स जो है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ये लिबर्टेरियनिज्म का मेन जो ये है कि ये बात ये करता है कि स्टेट जो है, राज जो है एक प्रहरी है। कौन सा प्रहरी है? रातकालीन प्रहरी है, यानी रात में नाइटमैन है वो, ठीक है, नाइट वॉचमैन जिसे बोलते हैं। और ये बात करता है कि टैक्स लगाना बंधुआ मजदूरी है, यानी कि राज जो है टैक्स किसी पर लगाता है तो बंधुआ मजदूरी करवा रहा है लोगों से, क्योंकि लोग खुद कमा के ला रहा है, मेहनत करके ला रहा है और वहाँ पे स्टेट टैक्स ले रहा है, तो इसीलिए उसको बोलता है बंधुआ मजदूरी। ये कौन बात कर रहा है? रॉबर्ट नॉजिक। तो इसी बारे में बार बार इनके ये थॉट जो है ये दोहराता रहा कि राज को उन्होंने टैक्स लगाने वाला बंधुआ मजदूर बताया है कि आप लोगों से टैक्स ले रहे हैं, लोग कमा के ला रहा है, लेकिन आप बंधुआ मजदूरी करवा के उनसे टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए लिबर्टेरियनिज्म थोड़ा फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाते हैं कि कौन और किसने कौन सा बुक लिखा, क्या बुक में था वो मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन ये जो फैक्ट जो है इसीलिए मैं इसको एक टेबल में दे दिया हूँ ताकि आप जो इसके इंपॉर्टेंट्स जो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में जिससे आप पूछते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं टेबल के फॉर्म में दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं टू ट्रेजेडी ऑफ गवर्नमेंट। ये तो आपको याद ही हो गया क्योंकि मैं बहुत बार मैं जिक्र कर लिया, जॉन लॉक का बुक है जहाँ पे नेशनल के बारे में बात करता है। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो एडम स्मिथ 1766 में इन्होंने लेजस फेयर के बारे में बात करता है, यानी मुक्त बाजार व्यवस्था के बारे में बात करता है। ऑन लिबर्टी जो है ये है जेएस मिल की, यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में सारा बात करता है कि किस तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होना चाहिए। द रोड टू सर्फडम, ये है फ्रेडरिच हायेक की बुक है जो कि कल्याणकारी राज के बारे में उनके विरोध में बात करता है और नियो लिबरलिज्म की शुरुआती सिद्धांत देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। द रोड टू सर्फडम ये बार बार पूछा गया है। उसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है जॉन रॉल्स की बुक है, जहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करता है। और एनार्की ऑफ स्टेट और यूटोपिया जो है रॉबर्ट नॉजिक की बुक है, इसके बारे में बार बार हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक था। अब यहाँ पे हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि फिलोसफिकल बेसिस पे। तो ये क्या है, क्योंकि हमारा क्लास कराने का मतलब ये है कि आप इस टॉपिक में पूरी तरह से मास्टर हो जाए, और मास्टर होने के लिए आपको बस फोकस होकर देखना पड़ेगा। और एटलीस्ट आप ये वीडियो को 2 टाइम्स जरूर देखेंगे, 2 टाइम्स आप जरूर देखेंगे ताकि आपके मन में और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, राइट। चलिए बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म क्या है। इंडिविजुअलिज्म क्या है? तो ये है कि व्यक्ति जो है इसमें सर्वोच्च है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति सर्वोच्च है भाई, जिसमें कि समाज या राज व्यक्ति के विकास के लिए केवल एक मंच या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इंडिविजुअल का मतलब ये होगा कि जो राज जो है या कोई राष्ट्र जो है केवल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो पब्लिक जो है या कि वहाँ के जो लोग जो है व्यक्ति जो है वहाँ पे अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए, केवल एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। कौन? राज्य। उसके बाद में हमें बात करते हैं रीजन रैशनैलिटी क्या है। तो यहाँ पे बात करता है कि जो कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है और उसे अपने अच्छे बुरे का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लिबरलिज्म में यही मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे कि आप देखेंगे एडम स्मिथ जो है उन्होंने क्या बात कर लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि बात कर रहा है कि जो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वो किसको बोल रहे हैं? राज को बोल रहा है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मनुष्य जो एक विवेकशील प्राणी है, उसे अपने अच्छे बुरे का पूरा ज्ञान है भाई। आप उसे सोचना छोड़ दीजिए, वो अपना काम करेगा, कमाएगा और इसी से राज का, देश का विकास होगा। लिबर्टी का मतलब क्या है कि उदारवाद का केंद्रीय मूल है, जिसमें कि बोल रहा है कि यहाँ पे जो बंधन जो है नेगेटिव सेंस में मानते हैं बंधन को, और इसे सकारात्मक में अवसर या पॉजिटिव मानते हैं। यानी कि जो लिबर्टी जो है ये उदारवाद का केंद्रीय मूल है। यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, आप इसे पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक अवसर के रूप में से लीजिए। और टॉलरेशन का मतलब क्या होता है? जो आपसे बार पूछ लेता है कि टॉलरेशन, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे धर्म होता है, विविध धर्मों और उसके जीवन शैली को स्वीकार करना और उनका परस्पर सम्मान करना भी इसी का मूल वैल्यूज है। और आपके एग्जाम में सीधा ये टर्मिनोलॉजी पूछा गया है। उसके बाद में कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? बार बार पूछते हैं कि मैंने क्या आपको बोला था कि
लिबरलिज्म का मुख्य थॉट्स ये है कि स्टेट कंसर्न के बेस पर शासन करना चाहिए। तो इसीलिए बोला कंसर्न या कंसोलिज्म क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि शासन का आधार जो है शासक की इच्छा नहीं, शासन का जो आधार होता है रूलर्स की जो रूल करने की जो कैपेबिलिटी जो है उसकी इच्छा नहीं होना चाहिए, बाकी वो लोग की सहमति के आधार पर होना चाहिए। यानी कि कानून सर्वोपरि होना चाहिए, कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये बात कर लिबरलिज्म के अंदर में कि वहाँ पे रूलर जो हो ऐसा न हो कि मनमाना करे। यहाँ पे सबसे बड़ा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। और उसके बाद मार्केट इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे निजी संपत्ति का समर्थन है और राज्य के न्यूनतम आर्थिक हस्तक्षेप का वकालत करता है। मार्केट इकोनॉमी यही है कि यहाँ पे जो निजी संपत्ति जो होता है उसका पूरा रूप से समर्थन मिल जाता है और न्यूनतम आर्थिक हस्तक्षेप की बात करता है। राज्य जो है केवल वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वो ये नहीं कि आप ये प्रोडक्ट बनाओ ये प्रोडक्ट ना बनाओ, आप मतलब आप कंपटीटिव मार्केट में बताओ। यहाँ पे तो बहुत सारे बातें करता है, इसीलिए मार्केट इकोनॉमी के रूप में इसे काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ जो अभी तो एवोल्यूशन जो हुआ है, जो इवॉल्व हो रहा है, लिबरलिज्म जो इवॉल्व हो रहा है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं 70 to 90 सेंचुरी के अंदर में देखते हैं। तो आप इसे बोलते हैं क्लासिकल या नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करें। लिबरलिज्म के बाद इसमें बात करते हैं कि राज जो है, यहाँ के जो थिंकर जो हैं एक अलगे लेवल पर जा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि राज जो है, राज एक आवश्यक बुराई है जिसका काम बस क्या है कि नाइटमैन वॉचमैन स्टेट की तरह काम करना चाहिए और बाजार का पूरा खुला छूट दे दो। बाजार में जो लोग प्रोडक्ट बनाए, जो लोग जैसा खाना चाहे, जैसा पीना चाहे वैसा काम करने दो। आपको मतलब यहाँ पे डिमांड पे वर्क करेगा, डिमांड पे वर्क है, जो डिमांड है वो प्रोडक्ट बनाओ। और इसके बारे में बात करते हैं कौन कौन, जॉन लॉक, स्मिथ और बेंथम। ठीक है, तो ये क्लासिकल जो थिंकर्स है ये है। उसका तो मॉडर्न थिंकर क्या बोलता है, जो 19वीं सेंचुरी में बात करता है, ये बात करता है राज जो एक सकारात्मक भलाई है। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि राज का होना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है भाई। और यहाँ पे बात कर रहा है कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, कल्याणकारी राज के बारे में बात करता है, ताकि लोग का ना, जो अमीर लोग हैं वो तो यहाँ से भला कर लेंगे क्लासिकल जो, लेकिन गरीब लोग का क्या होगा। तो इसके लिए बोला कि मॉडर्न कि राज वेलफेयर स्टेट होना चाहिए और यहाँ पे सकारात्मक रूप से काम करता है, राज्य को सकारात्मक परिस्थितियाँ के निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रीन लास्की ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एक जो फेज आता है जो 1970 ऑनवर्ड जो फेज जो है, जिसे नियो लिबरलिज्म बोला जाता है, इनमें बात करता है कि रोल बैक ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। रोल बैक स्टेट यानी कि राज को पीछे धकेलने के बारे में बात करता है। और बाजार ही सर्व है, जहाँ पे कि बात करता है कि LPG सिस्टम लॉ, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का रूल के बारे में बात करता है। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि राज जो है उसकी मिनिमम वर्क होना चाहिए, कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। तो ये बात कर रहा है कौन, नियो लिबरलिज्म। तो ये तीन जो चीज़ जो है इस तरीके से इवॉल्व हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये अच्छा क्लास लग रहा है या नहीं लग रहा है, या और मेहनत किया जाए, क्या किया जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं क्लासिक वर्सेस मॉडर्न के बीच में। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि क्लासिकल जो है उनका नेचर क्या है, वो नेसेसरी एविल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी राज को नो नेसेसरी एविल बोला है कि आवश्यक बुराई बोल दिया है कि स्टेट को लेकर के। ठीक है, और इसी तो मॉडर्न जो है ये पॉजिटिव वे में इसे लेता है। उनका इसका लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि अब्सेंस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव रूप से कि स्टेट का होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक फोकस देखेंगे क्लासिकल में, तो यहाँ प्लेसेस फेयर बारे में बात करते हैं, यानी कि पूर्ण हस्तक्षेप, जहाँ पे कि पूरा छूट होना चाहिए मार्केट को। और यहाँ पे बात कर रहा है रेगुलेटरी इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि वेलफेयर कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं मॉडर्न वाले। उसका प्राइमरी गोल जो है यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न वाले देखें तो वो यहाँ पर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। और यहाँ पे की थिंकर्स में लॉक, स्मिथ, बेंथम और स्पेंसर है। और ग्रीन जो है, और यहाँ पे देखें मॉडर्न में तो यहाँ पे आपको ग्रीन, हॉबहॉस, केनियस, रॉल्स जैसे थिंकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस पे आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ लिबरलिज्म और सोशलिज्म में कुछ आप यहाँ पे हम एनालिसिस देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि लिबरलिज्म क्या बोलता है और सोशलिज्म क्या बोलता है। तो लिबरलिज्म के कोर वैल्यू जो है वह लिबर्टी है, लेकिन सोशलिज्म का जो वैल्यूज है, जो कि हम कल क्लास में करेंगे सोशलिज्म, वहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ पे क्लास सोसाइटी को लेकर चलने की बात करता है। यहाँ पे बात करता है प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया है लिबरलिज्म के अंदर में। लेकिन सोशलिज्म में यही है, कॉमन ऑनरशिप के बारे में बात करता है। मार्केट सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे फ्री मार्केट और कम्पिटिटिव मार्केट में बात करता है। लेकिन यहाँ पर सोशलिज्म में स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी प्लान इकोनॉमी के बारे में बात करता है। यहाँ पे आपको सोशलिज्म में देखने के लिए हमें मिलता है।
राइट। इस तरीके से कुछ हम कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में जो सीधा सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे गए हैं कीवर्ड्स, उसका मतलब क्या है। जैसे कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, तो यहाँ पे इसके बारे में जो बात करता है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, इसमें बात करता है सीबी मैकफर्सन द्वारा ये वर्ड दिया गया है, जिसमें कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और संपत्ति का पूर्ण स्वामी माना है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में, और समाज के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं है, जैसे कि लॉक्स हॉब्स पर लागू करता है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि जो लोग जो है उनको अपनी व्यक्ति उनकी क्षमता पे संपत्ति पर पूरा स्वामी खुद का ही है, और समाज के प्रति उसका दायित्व नहीं है कि समाज को अच्छा करे बुरा करे, उनको इन्वेस्ट करे डोनेशन दे, ये सब मना किया है। उसके बाद में बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल में जेएस मिल ने एक सिद्धांत दिया है जो कि राष्ट्र को केवल एक तभी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है जब किसी कृत्य से दूसरों को हानि पहुंच रही है, तभी ये स्टेट को वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, जो आपको बता दिया हूँ। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या बात करते हैं, ये जॉन रॉल्स की संकल्पना है। देखिए हार्म प्रिंसिपल जो है ये जेएस मिल की है, लेकिन वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है जॉन रॉल्स की। एक बार लोग कन्फ्यूज हो गया, क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया और लड़का डाउट में पड़ गया कि अब क्या करे, नहीं कर पाया और एक गलत आंसर लगा के बाद में कमेंट कर रहा था कि गलती हो गया। ठीक है, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है ये जॉन रॉल्स की संकल्पना है। ये काल्पनिक स्थिति में जहाँ पर लोग अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनजान होकर निष्पक्ष न्याय की सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, एंटाइटलमेंट थ्योरी क्या है, तो ये रॉबर्ट नाजिक के सिद्धांत है। यहाँ पे क्या बात करता है कि यदि संपत्ति अर्जन हस्तांतरण न्यायपूर्ण है तो राज उसे छीन नहीं सकता। अगर संपत्ति का अर्जना और उसे ट्रांसफ़र करना न्यायपूर्ण है तो आप क्यों छीनोगे। और उसके बाद में बात करते हैं इंडिविजुअल हैंड, जो कि आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा कि इंडिविजुअल हैंड का मतलब क्या है, तो ये एडम स्मिथ के अनुसार ये वर्ड दिया है, जिसके अनुसार क्या बोला गया है कि जब निजी व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है ना, तो बाजार का अदृश्य हाथ स्वतः पूरे समाज के कल्याण कर देता है। बात कर रहा है कि जब कोई निजी व्यक्ति जो होगा, ठीक है, जब कोई निजी व्यक्ति निजी लाभ के लिए काम करेगा तो उससे वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, और वो ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा टैक्स भी देगा, और वो जब ज़्यादा टैक्स देगा तो उसी टैक्स से राज जो है, जो सरकार जो है वो पब्लिक में बीच में बांटेगा और उससे सारे पब्लिक का कल्याण हो जाएगा। यही है इंडिविजुअल हैंड के कॉन्सेप्ट। राइट, कुछ हम पीक्यू एनालिसिस करते हैं और साथ साथ आपको कुछ निमोनिक्स भी देंगे जिससे कि आप इसे मेमोराइज भी कर पाएंगे, इसे याद भी कर पाएंगे, वो क्या क्या चीज़ काम करेगा कैसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रीवियसली कुछ हम ट्रेंड्स देखते हैं तो जिसमें कि बार बार जो पूछा गया चीज़ें हैं, जैसे कि बुक और ऑथर्स के नाम बार बार पूछे, जैसे कि लॉक का, मिल्स का, रॉल्स का, नॉजिक का। पुस्तक क्रोनोलॉजी में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, किसे आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, या लॉक का बुक कौन सा है, मिल का बुक कौन सा है, नॉजिक ने क्या बुक लिखा है। उसके बाद में नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, जैसे इसे बर्लिन के निबंध जो कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है उसके बारे में, उसके विचारक, उसके वर्गीकरण में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि आप जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जैसे कि राज जो है बाधाओं के मार्ग में बाधा है। क्या बोला कि राज जो है बाधाओं के मार्ग में बाधा है, इसमें ग्रीन या टैक्स लगाना जबरन शर्म है, ये किसने बोला है, तो नॉजिक जो है ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज जो है बाधाओं के मार्ग में बाधा है, क्योंकि यहाँ पे राज जो है टैक्स लगाता है जबरन। ये किसके बारे में पूछा है, नॉजिक ने ये बात बोला था, तो इससे रिलेटेड ये बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ बात करते हैं यहाँ पे निमोनिक्स के बारे में। तो जो निमोनिक्स जो है, जो फैक्ट्स आप कैसे याद करेंगे, तो आपसे बार बार पूछता है कि नियो लिबरलिज्म थिंकर के बारे में बात करें, तो नियो लिबरलिज्म थिंकर कौन कौन है, तो यहाँ पे हायेक, फ्राइडमैन, नॉजिक और बर्लिन जो है। ठीक है, तो आप इसे याद कैसे करेंगे, तो HFNB आप याद कर लेंगे, ये आपका निमोनिक्स बनता है नियो लिबरलिज्म से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे ट्रिकी एरिया जो है, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर बोला जाता है, तो ये किसने कहा था, तो यहाँ पे बारकर। ठीक है, यानी कि जो जेएस मिल जो है उसको क्या बोला था कि प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी किसने बोला है, तो ये यहाँ पे बारकर ने बोला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको थ्योरी मैच, जैसे कि समतावाद जॉन रॉल्स, अस्वच्छतावाद जो है रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बात करता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरी मैच करने, मतलब मैच करने के लिए देगा थ्योरी से ही कि समतावाद के बारे में किसने बोला, जॉन रॉल्स ने बोला था, स्वच्छतावाद किसने बोला था, रॉबर्ट नॉजिक ने बोला था। और स्लोगन जो है, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड परज्यूट हैप्पीनेस, ये कहाँ की क्रांति, मतलब कहाँ के स्लोगन है, तो ये आपके अमेरिकी क्रांति यानी जॉन लॉक से प्रेरित है। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें आप देखेंगे आपके एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर आप कंफ्यूज होते हैं। और जब पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फिर पूछ लेगा, और क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन जो है हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये जो स्लोगन है लाइफ, लिबर्टी एंड परज्यूट ऑफ हैप्पीनेस कहाँ की है, तो अमेरिका क्रांति से, आप बिल्कुल आप इससे
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं कि जब इतनी अच्छी चीज़ है तो इसके कोई क्रिटिसिज्म भी किया होगा, तो कौन को क्रिटिसिज्म किया गया वो चीज़ समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। जो मार्क्सिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं लिबरलिज्म के बारे में, तो उनका मानना है कि उदारवाद जो है केवल बुजुर्ग हुआ यानी पूंजीपति या पैसा वाला जो लोग है ना, उनकी विचारधारा है। ये केवल औपचारिक समानता देता है, वास्तविक आर्थिक समानता कुछ नहीं देता है। ये तो बस ऐसे नाम मात्र के लिए समानता के बारे में बात करता है, समानता देता है, लेकिन आर्थिक रूप से कहाँ कुछ दे रहा है। ये कौन बोला है? मार्क्सिस्ट। उसके बाद में कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म किस आधार पर कर रहा है, तो इसमें माइकल सेटल, चार्ल्स टेलर जो है उदारवाद व्यक्ति, ये जो है माइकल सेटल और चार्ल्स टेलर जो है ये सब बहुत बड़े थिंकर्स रहे हैं जो कि इसके विरोध में बात कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आगे चल बात करेंगे। इन्होंने बोला कि उदारवाद जो है व्यक्ति को समाज से अलग एक अमूर्त आत्मा मान लेता है, कि उदारवाद जो है व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। यहाँ पे बोला है कि मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है, इसीलिए समाज से उसको साइड वाइड नहीं करना चाहिए। इस तरह से कम्युनिटेरियन ये बात कर रहा है। उसके बाद कंजर्वेटिव जो है वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे एडम बर्क ने तर्क दिया है कि उदारवाद जो है अमूर्त अधिकारों के चक्कर में स्थापित परंपराओं संस्थाओं को व्यवस्था पर नष्ट कर देता है। क्योंकि जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव अपना तरीका से ही बात कर रहा है। ये आगे चल के ये सब भी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फेमिनिस्ट क्या बोला है कि बोला कि जो उदारवाद जो है केवल सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों की स्वतंत्रता की बात करता है, महिला को तो यहाँ कुछ दे ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर बोला कि पुरुष का ही दबदबा हो जाएगा, उन्हीं के बारे में बात करें, महिला को कहाँ कुछ दे रहा है। महिला को तो डोमेस्टिक स्फीयर में भी उदारवाद नहीं कुछ मिल रहा है। तो ये बोला है। तो ये मार्क्सिस्ट, कम्युनिटेरियन और कंजर्वेटिव और फेमिनिस्ट का ये जो क्रिटिसिज्म जो था वो उसके बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतनी सारी बातें किया, क्या इंडिया में ऐसा कुछ है कि नहीं है सिस्टम, ठीक है। तो चलिए अब इंडियन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि इंडियन थिंकर्स में आप सबसे पहले देखेंगे तो राजा राम मोहन राय, इनको भारतीय उदारवाद का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ लिबरलिज्म ऑफ इन इंडिया। इनको बोला जाता है कि भारतीय उदारवाद के जनक बोला जाता है, कि इसको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसमें गोखले, दादा भाई नौरोजी भी इससे ही प्रभावित था। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोखले, इन सब के जब हम इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप डोंट वरी, बस थोड़ा बहुत मैं रिलेवेंस मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी ये सब चीज़ें हुआ है। अगर कंट्रोवर्शियल रिलेवेंस देखते हैं तो हमारे जो प्रीएम्बल्स जो है यानी प्रस्तावना जो है, वहाँ पे हमें स्पष्ट तौर से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, अधर्म, उपासना की स्वतंत्रता, उदारवादी दर्शन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे कि हम बोलते हैं अपने जो हमारा प्रीएम्बल्स जो है, वहाँ पे लोगों को बोला है कि हम लोग को थॉट्स, एक्सप्रेशन, फैथ और उसकी धर्म जो होता है उसकी स्वतंत्रता की पूरी तरह से हम उदारवादी तरीके से उनको दिया है कि आप अपना जो आपका धर्म है वो धर्म मानिए, जो आपका थॉट जो है, जो आपका एक्सप्रेशन है आप उसे एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो प्रीएम्बल्स जो है वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मेंशन देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा, जहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन यानी क्लासिकल लिबरलिज्म का पोषण करता है। जहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स ही ऐसा चीज़ है कि अगर कोई वायलेट करता है, अगर कोई भी आदमी अगर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, तो आप सीधा आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं डायरेक्ट। और वो आप कौन से आर्टिकल्स के थ्रू जा सकते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमारा DPSP भी है, जहाँ पे कि हम एक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करते हैं, यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और साथ साथ देखेंगे कि 1991 में हम LPG अपनाए अपने भारत में, जहाँ से कि न्यू लिबरलिज्म हमें देखने के लिए मिलता है। और ये हमारे एक व्यवहारिक उदाहरण के रूप में हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा लिबरलिज्म से कि जहाँ पे कि हम वर्ल्ड ही नहीं देख रहे, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कोटेशन जो है काफ़ी फेमस है, जैसे कि जॉन रॉल्स का। उन्होंने एक बात बोला है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ ट्रूथ इज ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट्स। किसने ये बात बोला? जॉन रॉल्स ने बोला कि जस्टिस जो है ये पहला वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का, और ये जो ट्रूथ जो है एक सिस्टम, एक थॉट्स का एक सिस्टम के एक थॉट्स है। जॉन रॉल्स बोल रहा है, कौन सा उनकी बुक जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें ये बात बोला है। साथ साथ जॉन लॉक ने एक बात, ये जॉन रॉल्स है और जॉन लॉक एक बात बोला है कि वेयर एवर लव एंड ट्राइनी बिगिंस, जहाँ पे लव समाप्त हो जाता है वहाँ पे ट्राइनी आ जाता है। इस तरह से रॉबर्ट नॉजिक भी एक बात बोला है कि टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन ऑफ अर्निंग फ्रॉम लेबर इज ए पार विद ए फोर्स लेबर। जो टैक्सेशन से जो अर्निंग होता है, अगर इसे आप
लेबर से अर्निंग करते हैं तो ये फोर्स लेबर की कैटेगरी में है क्या, क्योंकि अब लेबर से ही उसके कमाई का हिस्सा ले रहे हैं, तो ये फोर्स लेबर के रूप में काउंट करता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोटेशन जो है, जो इसकी आपके रिलेवेंस आपको बढ़ाएंगे। अगर आपका यूपीएससी के अंदर में अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन रहे तो वहाँ पर आप ये सब कोटेशन यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपका नंबर आएगा। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, तो आप इसका आंसर आप देंगे। तो यहाँ पे बोला है कि निम्न कौन सा पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की संकल्पना की गहराई से जुड़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है टी.एच. ग्रीन, सी.बी. मैकफेरसन, जॉन रॉल्स, इसाया बर्लिन। आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जे.एस. मिल के बारे में बात करता है कि जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर किसने कहा था, ठीक है। तो आप इसका आंसर देंगे जैसे अर्नेस्ट बार्कर, सी.एल. वापर और जॉर्ज सेवाइल, कार्ल मार्क्स। आप ये दोनों जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है, एकदम श्योर आप इसका आंसर दीजिएगा। दो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। इस तरीके से हम देखते हैं कंक्लूजन, देखते हैं कंक्लूजन में। तो आप हमें क्या देखने को मिलता है कि जो उदारवाद जो है ये कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये लचीली विचारधारा है। 19वीं सदी में ये नकारात्मक से सकारात्मक रूप में बदला। उसके बाद 1970 के दशक के बाद में देखते हैं कि ये न्यू रिलीजन के रूप में बदला है, अब पुनः उभरा है। आलोचनाओं के बाद लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के वैश्विक मानकों के रूप में इसकी पक्षता आज भी अक्षुण्ण है। यानी लिबरलिज्म जो है इसका जो चीज़ें जो है, जितने भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री में देखेंगे लिबरलिज्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग इंडिविजुअल लिबर्टी पर बात करता है, और उसी में आप देखेंगे कि जैसे कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून के शासन, ये सब बारे में बात करता है। तो ये कुछ कंक्लूजन है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक जो था लिबरलिज्म यहाँ से समाप्त होता है, जहाँ पर हमके पूरे डिटेल में बहुत ही डीप तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे अवधारणा, जो भी क्रिटिसिज्म जो था, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक जो है, क्या क्या थिंकर्स है, सारे डिटेल में देखा है, ठीक है। सो आज का यहाँ से क्लास एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपका राय, आपके प्रक्रिया क्या कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।